रियल स्टेट में ना लड़कियों को ना अभी भी गलत सेंस में लिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि उनको रियल स्टेट में आना है और पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन इट्स रियली नॉट दैट इजी। टिपिकल जो सेल्स होता है ना, उसमें आप लगा लो कि कॉलिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि आपको दिन की 250 से 300 कॉल करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि प्रॉपर्टी लेने का टाइम ना या तो आज है या कल था, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बट बीइंग ए जाट फैमिली और कंजर्वेटिव फैमिली, मुझे लग रहा था कि सेल्स इतना अच्छा नहीं होता है गर्ल्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आपके इन्वेस्टर के साथ ना आपका रिलेशन बहुत मैटर करता है। रियल स्टेट में ना हर कोई आपका मेंटोर होता है। ट्रस्ट भी कई बार ना नए बच्चे भी आपको सिखा देते हैं। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जो हम बिल्डर को पैसा दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में ना जाकर एस्क्रो अकाउंट में जाता है। बीइंग एन फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर, आप कह लो कि मेरा जो कंपटीशन है ना, वो कहीं ना कहीं 25 साल की लड़की से है। Hi, this is Amanpreet Wahi and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have a very special guest. Her name is Indu Daya and she's from the real estate industry. So welcome Indu. Thank you so much Amanpreet. It's absolutely lovely having you. तो हमारे viewers को सबसे पहले आप बताइए कि what was your inspiration, आपका background and what inspired you to enter the real estate industry? अमनप्रीत, रियल स्टेट मेरे लिए कभी भी कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में किसी ने रियल स्टेट नहीं किया है और मेरी कोई मतलब मुझे तो आप लगा लो कि अब रियल स्टेट में मुझे 4 साल हो गए हैं, बट रियल स्टेट से पहले मुझे स्क्वायर फीट तक नहीं पता थे अच्छा क्या होते हैं। आई वॉज इनटू लाइक मेडिकल टूरिज्म एंड बेसिकली हम लोग ट्रांसप्लांट कराते थे बाहर से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ओमान, वहां से पेशेंट आते थे और यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कराते थे। बेसिकली आई वॉज इनटू ट्रांसप्लांट सेगमेंट। उससे पहले आई वॉज इनटू स्टॉक मार्केट सिंस, तो आप लगा लीजिए कि जो मेरी वर्किंग जर्नी है वो आई एम वर्किंग सिंस 2007। वेरी गुड। तो क्या हुआ कि जब कोविड लगा था ना, तो मेडिकल टूरिज्म इज द ओनली बिजनेस मैं कह सकती हूँ कि जब बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी आना, एकदम से बिजनेस बंद हो गया और कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। मी एंड माई हस्बैंड वॉज टोटली ब्लैंक, क्या करना चाहिए अब। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम बोलती अच्छा हो। मैंने बोला कि इतना अच्छा भी नहीं बोलती हूँ तो उन्होंने बोला कि तुम बोलती अच्छा हो, तुम रियल स्टेट करो। बट बीइंग ए जाट फैमिली और कंजर्वेटिव फैमिली, मुझे लग रहा था कि सेल्स इतना अच्छा नहीं होता है गर्ल्स के लिए। और काफी लोग इसमें लाइक रियल एस्टेट अगर आप देखिए तो अब विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, विमेन आर एवरीवेयर, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट ये फिर भी एक सेक्टर है जहाँ पे आप विमेन को इतना ज्यादा नहीं देखते। एग्जैक्टली। तो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस, आपने क्या फेस किए शुरू में? यार बहुत ज्यादा। 4 साल पहले जब रियल स्टेट स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ जॉब से स्टार्ट करा था, कुछ भी नहीं आता था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और सिंस आप लगा लीजिए कि जो हमारा टिपिकल जो सेल्स होता है ना, उसमें आप लगा लो कि कॉलिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि आपको दिन की 250 से 300 कॉल करनी पड़ती है। एंड कोल्ड कॉलिंग इज लाइक आप लगा लो कि आगे वाला बंदा गाली भी दे रहा है, तो नहीं पता था। एंड मुझे याद है कि आई वॉज लकी इन रियल स्टेट कि आप लगा लो कि विद इन 20 to 25 days आई क्रैक अ डील। बट स्टिल तभी भी मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, क्या इसकी अर्निंग्स है, कैसे होगा। तो बस वहीं से स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करा, वहां पे और अच्छा आई सेलेक्टेड देयर एज ए टीएल। एक कंपनी में मैंने फिर अपनी टीम बनाई, टीम के बाद अपना करती चली गई और अब आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांसर इन गुड़गांव रियल एस्टेट। फैंटास्टिक। तो हाउ डिड यू डेवलप योर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड सम की माइलस्टोन्स जो आपको लगता है हाँ ये मैंने अचीव कर लिया है अब अपने करियर? अमनप्रीत, अचीव तो अभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि रियल स्टेट लगा लो या कोई भी बिजनेस लगा लो, उसकी कोई पीक नहीं होती आई बिलीव, क्योंकि दिन पर दिन मोटिवेशन भी बढ़ती जा रही है और टारगेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि ये करना है, वो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अचीव हुआ है, बट हाँ ये कि आई एम ब्लेस्ड कि जितना हुआ है ना, जितना भगवान जी दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। तो कितने साल से हो गया आपको? मुझे 4 साल हो। 4 साल। तो 4 साल में हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली जानना चाहेंगे जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द क्वालिटीज उस रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर में, क्या क्वालिटीज आप समझती हैं 4 साल में क्या सीखा, क्या होना चाहिए? रियल स्टेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आप लगा सकते हो अमनप्रीत की यहाँ पे ना पैसा भी है, यहाँ पे डिप्रेशन भी है, यहाँ पे स्ट्रेस भी बहुत है। और जब आप जॉब करते हो, जो लोग जॉब करते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि उनको रियल स्टेट में आना है और पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन इट्स रियली नॉट दैट इजी। रियल स्टेट में ना पेशेंस बहुत चाहिए। पैसा एक्चुअली बहुत लोगों को बहुत दिखता है कि ओ वाओ इतना वो, कट मिल जाएगा। सब चमक होती है, वो सब चमक होती है। बस उसके ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होता, पैसा है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, वो सारी चीजें भी तो लोगों को नहीं दिखती ना। तो क्या चेंजेस आए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ओवर द इयर्स, क्या
नोटिस किया आपने एंड हैव यू अडेप्टेड टू दोस चेंजेस? मेरे अंदर तो पर्सनली ये है कि मैं ना एक तो पेशेंस खत्म हो गया सब में पेशेंस नहीं रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द इयर्स? आपको अब इजियर हो गया है या मोर ट्रांसपेरेंट हो गया है? पहले लोगों के साथ काफी नॉनसेंस भी हो जाती थी, धोखे भी हो जाते थे। अमनप्रीत, नॉनसेंस और धोखे अभी भी होते हैं, लेकिन उसका रीजन ना दोनों साइड से होता है। अगर हम लोग इन्वेस्टर के पार्ट पर देखें तो जो इन्वेस्टर्स है ना वो कहीं ना कहीं उनको समझ ही नहीं आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि किससे उनको डील करना चाहिए। उनको ना कहीं एक ब्लेंडर दिखाया जा रहा है कि भाई फेक कमिटमेंट्स, मैं बोलूंगी फेक कमिटमेंट्स इतनी होती है कि जहां उनको जरा सी एक चमक चांदनी दिख जाती है ना कि हाँ भाई मैं इतना दे रहा हूँ सर, फिर चाहे वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है डिस्काउंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्काउंट्स मैटर करते हैं। और इन्वेस्टर का ये है कि उसको जो भी बोल देगा उसको बैकग्राउंड नहीं पता, कहाँ से बंदा है, क्या वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। एंड हमारे रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टर की एक खास वो रहती है कि इन्वेस्ट करवाना बहुत आसान है, लेकिन उसको आगे ट्रेड करना, उसको एग्जिट करना, उसके पैसे से पैसे को कमा कर देना, वो बहुत चैलेंजिंग है। इट्स रियली नॉट दैट इजी। और ये चीज इन्वेस्टर को भी समझ में आनी चाहिए अगर वो एक्चुअली में ट्रेड करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है तो। और उसको ये चाहिए कि वो एक ऐसा रियलिटर चुने जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो उसको रोटेट कर सके उसकी चीजों को और आगे उसको संभाल सके। तो कोई मेमोरेबल डील रही है आपकी अभी तक 4 सालों में कि आपको लगा हो कि वाओ दिस वाज माय बेस्ट डील? टच वुड, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है वाओ, सारी डील्स नहीं, मतलब मेरा ना रेशियो ऐसा रहता है कि क्योंकि जो लोग मेरी वीडियोस से आते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो जिस तरीके से मेरे पास आते हैं ना, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है मनप्रीत, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना भाई खुद पे नजर लगाने वाली बात है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने बोला है कि मैडम आ जाओ चेक ले जाओ। अच्छा, या मैडम हमें नहीं किसी से मतलब, आप करो हमारे साथ काम, हमें आपसे करना है। हुआ है ये सब, तो मैं इसमें लकी हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी सारी डील्स मेमोरेबल रही है, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। तो क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, कोई क्लियर आउट करना चाहती है कि आपको लगता है लोग बिल्कुल ये सब, जैसे आपने शुरू में बताया कि लोगों को लगता है इट्स ऑल ग्लैमरस एंड ज्यादा काम नहीं है और पैसे बहुत है? नहीं, काम बहुत है, काम बहुत है। अब इसमें थोड़ा सा ना डीप रियलिटी भी है अमनप्रीत। रियल एस्टेट में ना लड़कियों को ना अभी भी गलत सेंस में लिया जाता है। नहीं, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में है ऐसा है, क्योंकि पीपल टेक गर्ल फॉर ग्रांटेड कि ये डील करनी है ना तो हमारे साथ घूमना पड़ेगा, बिल्कुल पार्टी करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ना, मैं आपके अगर इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ ना तो मेरा ना एक लिटरली एक आप लगा लो कि एक मैसेज है लड़कियों को कि जो इन्वेस्टर ये कहते हैं ना कि हमारे साथ घूम लो या पार्टी कर लो, वो तुम्हारे साथ कभी डील नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपने क्या फैंटास्टिक आंसर दिया है, जो हमारे सब व्यूअर्स को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि देखो एक इन्वेस्टर है ना अमनप्रीत, उसको पैसा लगाना है, ही इज स्पेंडिंग क्रोर्स ऑफ मनी। उसको अगर गर्ल चाहिए तो यार उसको बाहर भी मिल जाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है क्या कि आप उसकी डील को संभालो, उसको उस ट्रेड कराओ, उसके पैसे से पैसा कमा के दो। तो बेसिकली डील तो वो उसी के साथ करेगा जिसके अंदर कैपेसिटी है। Exactly. वो अपना प्रॉफिट देखेगा, बिल्कुल। बाकी वो दूसरा प्रॉफिट अगर आपको दिखाओगे तो वो अलग चीज है। बिल्कुल, तो वो उसी प्रॉफिट में इंडस्ट्री हो जाएगा, डील किसी और को मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम के प्रति ना सिंसियर रहना ना एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अमनप्रीत, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, एक गर्ल को ना एक थिन लाइन हमेशा क्रिएट रखनी चाहिए। मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ, मुझे भी ऐसे ऑफर्स आते हैं। बट देखो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गई या कोई भी इंडस्ट्री हो गई, बहुत छोटी होती है। एंड एज अ बिजनेस वुमन, थिन लाइन ये है कि ऑफ कोर्स वी आर देयर फॉर यू एज अ प्रोफेशनल, बट उसके प्रोफेशनलिज्म ही रहता है तो ही बेटर है, तो ही बेटर है। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखो ना, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इन एनी केस आपका किसी के साथ आप चले गए, वो बात ना वहीं तक नहीं रहती। और ये इंडियन मेंटालिटी ना, ये पेट में ना बड़ी गुड़गुड़ होती है कि उनसे नहीं पचती बातें। तो वो इज्जत आपकी ना खुद के हाथ में होती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी अपनी समझ है। आपका आंसर बहुत ही फैंटास्टिक था, ये धूम मचाने वाला आंसर। सो हाउ डू यू स्टे करंट विद मार्केट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट? देखो, मैं गुड़गांव करती हूँ, तो एज फार एज गुड़गांव रियल एस्टेट इज कंसर्न, तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना मनप्रीत, वो कहते हैं कि नहीं मार्केट तो अभी स्लो है, अभी जाएगा ये वो। लेकिन जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि प्रॉपर्टी लेने का टाइम ना या तो आज है या कल था, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपने वो टाइम स्किप कर दिया है तो फिर कुछ नहीं है।
तो टुडे इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप करना चाहते हो तो फिर तो देखो, अब जैसे मैं बेसिकली फ्रेश प्रॉपर्टीज में काम करती हूँ, तो प्री लॉन्च में हम लोग काम करते हैं। तो प्री लॉन्च का बेनिफिट सिर्फ वही इन्वेस्टर जानते हैं जिनको प्री लॉन्च में पैसा कमाना आता है। कई बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं जी हमें तो 5-6 महीने में पैसा कमा के दे दो मैडम, ये लो 1 करोड़ रुपया और 5-6 महीने में पैसा कमा दो। देखो इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता, ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आप ये एक वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा होना, अगर एक इन्वेस्टर को सस्टेन रहना है तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ेगा, उसको आगे का सोचना पड़ेगा। और हमारी रियल एस्टेट में ना बड़ा होता है कि अपनी डील क्रैक करने के लिए ना जनरली ब्रोकर्स बोल देते हैं अरे सर आप डील करो ना, मैं कराता हूँ इसको। और अमनप्रीत मेरे पास ना इतने कॉल्स आते हैं कि वो कहेंगे कि मैडम अब आप मेरी ये डील करा दो, जिससे हमने डील करी थी ना वो तो फोन तक नहीं उठा रहा है। एंड मैं इस चीज को ना बहुत अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ, वो सिर्फ अपना लॉस करते हैं और किसी का नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी हैज प्लेड व्हाट रोल इन योर बिजनेस एंड हाउ इज इट impacted your operations? टेक्नोलॉजी तो लगा लीजिए अमनप्रीत, जैसे जैसे देखो मेरे को रियल एस्टेट के उससे ही मैं बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, नई नई चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इधर दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बना है, इधर UER2 बन रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है ना, वो कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो रही है कि लोगों को ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुड़गांव में किसी को रहना है तो दिल्ली के नजदीक वो बंदा रहना चाहता है, एयरपोर्ट नजदीक है, कनेक्टिविटी आपकी सुपर्ब हो गई है, और जैसे स्कूल्स हॉस्पिटल हो गए, तो सारी चीजें टेक्नोलॉजी ही है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है लोगों को। और टेक्नोलॉजी के बिना तो आजकल सोशल मीडिया भी नहीं है, सोशल मीडिया सब कुछ है आजकल। एंड पता है अमनप्रीत, अभी ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुड़गांव में ऐसा क्या है, दिल्ली को पीछे छोड़ दिया या नोएडा को पीछे छोड़ दिया। तो मैं यही कहूंगी कि भाई गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इतना स्ट्रांग है, कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि ट्रस्ट मी, अभी पीछे आपने देखा होगा कि कैमेलियाज 100 CR का बिका है, तो भाई वो कैमेलियाज है, ट्रस्ट मी वो है। कुछ और भी ऐसे लॉन्च होने वाले हैं कि लोगों की ना आंखें फटी रह जाएंगी। बट फिर एक जोक भी आया था कि कैमेलियाज वालों को अब यॉट खरीदनी पड़ेगी क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है, वाटर लॉगिंग इतनी हो रही थी। वो रीजन मैं बता देती हूँ कि गुड़गांव इज नॉट ए प्लान्ड सिटी। जो बहुत पहले था ना, अभी जैसे जो गोल्फ कोर्स रोड है या पिछले इसके आसपास के जो सेक्टर्स है ना, वो प्लान्ड नहीं है एक तरीके से। लेकिन जो इधर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, SPR हो गया, द्वारका एक्सप्रेस भी हो गया, ये नई सिटी है, ये प्लान हो रही है नए तरीके से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। नोएडा में डेफिनेटली बेटर है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि भाई पानी नहीं भरेगा, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऑब्वियसली वो भर रहा है, लेकिन स्टिल चीजें इंप्रूव हो रही हैं धीरे धीरे। तो इंदु, आपकी कोई टीम है जिसके साथ आप काम करते हैं? हाँ, मेरी टीम है। तो हाउ डू यू, व्हाट आर योर लीडरशिप स्किल्स? आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी टीम को? बच्चे हैं, बच्चे तो देखो मोटिवेशन में इसमें क्या ही बोलूं, मतलब सेल्स है तो बच्चों में आती भी है कि डील नहीं हो रही है, और उनकी ये चीज जो है उनके काम पर भी इम्पेक्ट करती है कि भाई नहीं हमसे नहीं हो रहा है। अभी 1 महीना पहले की बात है, मैं आई वॉज वंडरिंग अराउंड नीचे, तो मेरे को एक गर्ल मिली मेरी ऑफिस की, शी इज नॉट इनटू माय टीम बट स्टिल शी वाज क्राइंग। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही नहीं मैम इस मंथ डील नहीं हो रही। तो मैंने कहा पिछले मंथ करी तो थी। तो कह रही नहीं मैम इस मंथ नहीं हो रही और ऐसे हो गया वैसे हो गया ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये सेल्स है, यहाँ पे तो आपका अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, और वही बात है 3 महीने में भी एक डील कर लोगे तो हमारा रियल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, टोटली। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? देखो अमनप्रीत, मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ, और ये मेरे बिल्कुल डीप इनसाइड वाली ऑनेस्टी बता रही हूँ मैं आपको। मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसे डील क्रैक करने का शौक नहीं रहता है। बहुत इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आपके इन्वेस्टर के साथ ना आपका रिलेशन बहुत मैटर करता है। एक ट्रस्ट फैक्टर जो बनता है ना वो होता है। मेरे को मेरा जो इन्वेस्टर है ना, वो जो मेरा क्लाइंट है ना, उसको ये पता है कि यहाँ से मैं बेस्ट डील लेकर जा रहा हूँ, एंड ही इज विद मी फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये मुझे लगता है कि मेरे को ना डील की क्वांटिटी से ज्यादा ना मेरे को क्वालिटी लगती है कि हाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि ये क्लाइंट कल को मेरे को ना ये नहीं बोलेगा कि यार क्या दिला दिया। क्योंकि देखो उसका पैसा जा रहा है, उसका हार्ड एंड मनी है, वो मेरे बोलने पे अगर पैसा लगा रहा है ना, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको सही जगह लगवाऊं ताकि कल को मेरे को सुनने को ना मिले। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आपके करियर में किसी ने मेंटोर किया आपको, किसी से आपने इंस्पिरेशन ली या नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट हुआ? एनी ऑफ दैट? अमनप्रीत, रियल एस्टेट में ना हर कोई आपका मेंटोर होता है, ट्रस्ट मी। कई बार ना नए बच्चे भी आपको सिखा देते हैं, हर बंदे की अपनी एक स्किल होती है। बट मुझे ये याद है कि
जैसे मेरे साथ में मेरे कलीग्स बहुत अच्छे रहे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। तो एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको, एक छोटा सा जोक है। एक बार मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रही थी, तो क्लाइंट ने बोला कि मैडम वहां तो ना शमशान घाट है। तो और मेरे को ना मतलब वो प्रोडक्ट इतना अच्छा था अमनप्रीत की, मेरे को ना यही समझ नहीं आया और मैंने ना फोन रख दिया। मैंने कहा हाँ सर, अब शमशान घाट तो है, तो मैंने रख दिया फोन। तो मेरे कलीग ने बोला, उन्होंने मुझे बोला कि उनके घर में कोई मर गया तो कहाँ फूकने जाएंगे। तो ये था। बट हाँ, मैंने सीखा बहुत है। मैंने ना रियल स्टेट को उस तरीके से सीखा है कि लिटरली बाइक पे बैठ के पूरा गुड़गांव घूमा है मैंने, एक एक गली, एक एक पॉइंट, मतलब एक एक कोने को पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, किस बिल्डर की क्या बैकग्राउंड है, किस में मैं इन्वेस्ट करा सकती हूँ। अगर किसी की बूम है मार्केट में, कोई बहुत ज्यादा हाइप जा रही है, तो मुझे पता है कि उसमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट हाई है, रेट हाई करके बेच रहा है, कोई पेमेंट प्लान हाई करके बेच रहा है, लेकिन मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरे इन्वेस्टर को समझना चाहिए। सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं बिल्डर को कम लेकिन इन्वेस्टर को ज्यादा समझ के काम करती हूँ। वेरी वेरी नाइस। तो अब बताइए कि आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? सो मेनी वुमेन वांट टू वेंचर इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। शायद वो डरती हूँ, शायद उनको समझ ना आती हो कि कैसे स्टार्ट करेंगे। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव देम? जैसे आपने बोला आपको स्क्वायर फीट भी नहीं पता था पहले क्या होता है। आई थिंक ऑल ऑफ अस वर्क एंड लर्न, यू नो। तो क्या एडवाइस है? बेसिकली मैंने ना बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपने प्रोफेशनल करियर में भी और वैसे भी। मैंने ना कभी लेकिन हार नहीं मानी, जो है ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने मेडिकल टूरिज्म करा था और उसके बाद फिर बिल्कुल बिजनेस बंद। अब बिजनेस बंद होता है ना मैम, तो फैमिली सफर करती है। ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था उस टाइम पे, ऐसा हो गया था कि कुछ था ही नहीं जैसे। कोविड वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ। बट क्या है ना कि जैसे उस टाइम पे डू एंड डाई वाले सिचुएशन, या तो कर लो नहीं तो बैठे रहो। एंड आई एम इन माई 40s। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अमनप्रीत की, बीइंग एन फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर, आप कह लो कि मेरा जो कंपटीशन है ना, वो कहीं ना कहीं 25 साल की लड़की से है। करेक्ट। और तो आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, I have to like physically and mentally strong. Absolutely. क्योंकि half the battle तो आपकी वन तभी हो जाती है on your face value. बिल्कुल बिल्कुल। Absolutely. और मुझे ऐसा लगता है मैम, मतलब कहीं ना मतलब मेरे को, मैंने करा है ऐसा कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर आई हूँ उन चीजों से। मैंने अपनी फिजिक पे भी ध्यान दिया, अपनी मेंटल ग्रोथ पे भी ध्यान दिया है। और फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट इसलिए, अब ये काम मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। अगर एक आपका हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो ये बहुत चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एक तो रियल स्टेट, ऊपर से आपको किसी भी टाइम मीटिंग पे जाना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। टच वुड, आई एम रियली लकी। एक कहीं ना कहीं एक बुरा टाइम भी आया लाइफ में, लेकिन ठीक है, वो सबकी लाइफ में आता है। तो आप उस चीज को मत पकड़ के बैठो, बाहर निकलो, काम करो और कोई एक्सक्यूज ही मत दो। तो आई थिंक किसी भी चीज एक वुमन के लिए हमारे सारे करियर्स बहुत ही डिमांडिंग है। और ये मेरे क्वेश्चन लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहता है, बिजनेस वुमेन के साथ रहता है, दैट इन सच अ लाइक टुडे आई वाज गोइंग क्रेजी। लाइक मेरी सुबह से 200 कॉल्स हो चुकी हैं कोऑर्डिनेटिंग माय पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। तो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दैट? सच कहूँ तो बैंड बज जाती है कई बार, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, एक्सट्रीमली। मतलब हाउस होल्ड्स में लगा लो या मेरे प्रोफेशनल करियर में मेरे साथ जाना लगा लो, मीटिंग्स लगा लो, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको ध्यान नहीं दे पाती, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसीलिए मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। तो अगर इस पॉडकास्ट को जैसे मेल भी सुन रहे होंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ्स को मौका दो। कहीं ना वो बहुत आगे कर सकती हैं, कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट कर सकती है, और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो उनको सपोर्ट दो, उनको बोलो घर से चले और काम करें। क्योंकि देखो मनप्रीत, मैं ना एक टिपिकल एक रोहतक के गांव से आई हुई लड़की हूँ एंड टिपिकली हिंदी मीडियम। अब मेरे घर में ऐसा था कि मेरे गांव में, आपको ऐसा भी लग सकता है कभी, अंडर कॉन्फिडेंट भी लग सकता है कि यू नो मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। मतलब नहीं आती तो नहीं आती भाई, हम हिंदी, हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदी बोलेंगे, उसमें क्या? वेरी गुड। मेरे को क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। मेरे तो NRIs के कॉल आते हैं, मैम मैं नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन उनको वो समझ आ रहा है जो उनके पैसे को डबल कर देगा, जो मैं इन्वेस्ट कराऊंगी वो समझ आ रहा है ना। अब बिजनेस लैंग्वेज आती है ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, प्रॉफिट की लैंग्वेज इज मोस्ट। अब आप यूं लगा लो कि आई बिलोंग्स टू ए टिपिकल जाट फैमिली एंड एक गांव की लड़की। वहां पे हम लड़कियों को इतना अलाउड भी नहीं होता है कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना, और अब मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली की फ्रीडम भी है, एक पीछे सपोर्ट भी है, और बस ठीक है। वेरी वेरी नाइस। तो अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो आप कहाँ देखती हैं हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, और उन चेंजेस के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया है? देखो अमनप्रीत, रियल स्टेट जो वो ना डे बाय डे अलग अलग माइलस्टोन सेट करता जा रहा है।
जैसे अगर आप गुड़गांव की बात करेंगे ना, तो पहले अभी बहुत सारे लोग ना, अभी जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, उसमें मैंने मेंशन करा था कि 2 करोड़ में कुछ नहीं है गुड़गांव में, एंड उस पे लोगों ने मुझे ट्रोल करा। द रीजन इज कि वो कह रहे हैं कि आपने तो मजाक बनाया 2 करोड़ जिसके पास नहीं है, लेकिन इट्स नॉट माई फॉल्ट ना यार। अगर आप आसपास के एरियाज में लोगे तो आपको 2 करोड़ में अच्छी चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको गोल्फ कोर्स ट्रोलिंग क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कभी-कभी हैंडल करनी। एक्सट्रीमली आप मान के चलो, इवन एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें 3-4 मिलियंस भी व्यू हैं, एंड उस पे ना जो ट्रोलिंग हुई ना, स्टार्टिंग के जो कमेंट मैंने देखे ना, आई स्टार्ट क्राइंग। इट कैन रियली डिस्टर्ब योर नहीं वो मतलब आई स्टार्ट इवन क्राइंग कि यार मतलब मैंने क्या गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसमें मैंने हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं ना, उनको बोला था कि भाई वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने उस मेहनत को देखा है। मुझे पता है ना कि मैंने 300 कॉल करके क्लाइंट्स निकाले, फिर उनका फॉलो अप करा है 6 महीने, और फिर भी क्लाइंट नहीं लेता। तो उस चक्कर में तो लोगों ने अब उसमें कमेंट्स में तो आपको पता ही है कि अब्यूज भी हो रहा है और ये सब भी हो रहा है, लेकिन ना मतलब मैंने उस अब्यूज को पढ़ा, फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देख के जब उसकी शक्ल देखी ना मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा लेट इट बी, गो टू हेल। मैं कितना सोचूंगी और किसके लिए सोचूंगी। अब इसपे ना रिचा चड्ढा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो कह रही थी चंडीगढ़ में चंदू बैठ के क्या बोल रहा है आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू आर डूइंग गुड। बट कभी कभी पड़ जाता है, अच्छों को पड़ जाता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को पड़ता है। मतलब वो ना इतना गंदा बोल देते हैं कि क्योंकि जो मेरे कमेंट्स होते हैं ना, मेरा इंस्टा हैंडल मेरे हस्बैंड करते हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे फील होगा कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में डिस्टर्बेंस भी आती है, लेकिन उनको ये पता है कि ये ठीक कर रही है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी तक करियर में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग क्या रहा है? मुझे मेरे इन्वेस्टर्स जब आके बोलते हैं ना कि मैडम आपने जो प्रॉपर्टी दिलाई थी उसमें 1.5 करोड़ का प्रीमियम आ रहा है, उसमें 40 लाख का आ रहा है, उसमें ये बढ़ गया, मेरे को भी इन्वेस्ट करवा नहीं मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, अब यस्टरडे आई मेट ए गर्ल, अभी उनको मैंने डीएलएफ गार्डन सिटी दिलाया था, मिस दिव्या, एंड शी इज ओनली 23। उन्होंने अपनी कमाई से पहली बार घर खरीदा था, और उन्होंने मैम लिया था 1.45 में। आज उसको उनका रीसेल में, ये 1.5 साल पहले की बात है, उनको रीसेल में मिल रहा है आराम से 1.85-90। तो ठीक है ना, अच्छा है। अब मैंने जैसे आर्बर में कराया है, डीएलएफ आर्बर में कराया है, M3M कैपिटल में कराया है, एवरीवन इज ऑन एप्रिसिएशन। तो ये काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ ठीक है। तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स? और शुरू में टू वेंचर इनटू दिस बिजनेस क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल? नहीं कुछ नहीं चाहिए मैम। देखो स्टार्टिंग का तो अगर कोई बंदा ना, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में रियल एस्टेट में आना चाहता है एज ए फ्रेशर ओनली, तो उसको तो पहले 6 महीने तो ना सिर्फ खुद को देने हैं। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा होता है ना, उसको रेकी करो, समझो एक एक चीज को, और मत देखो यार आपको क्या सैलरी मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, सिर्फ अपना फोकस करो अपने कॉल्स पे। उन्हीं कॉल्स में से, उन्हीं कोल्ड कॉलिंग में से जो है क्लाइंट भी निकलेंगे, उन्हीं से डील होनी। बट यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज़ वही मैं कह रही थी कि मैं तो कॉल्स उठाती ही नहीं हूं आधा टाइम, तो इट डज बिकम डिफिकल्ट। अमनप्रीत मैम, जब मोटिवेशन पता है कब आती है, जब हाँ मुझे अपने लिए ये ड्रेस लेनी है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये डायमंड रिंग बनानी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने बच्चों को ये देना है ना, तो वो मोटिवेशन ना खुद से आती है, किसी के बोलने पे नहीं आती। अब जो मैं कर रही हूँ ना, मेरे को पता है मेरे को अपनी फैमिली को कैसे आगे करना है, अपने बच्चों का क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, और मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो उसकी मोटिवेशन वो खुद से ही आती है। बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूंगी कि नहीं अमनप्रीत तुम्हें ये कॉल करनी है, या तुम ये 20,000 रुपए 25,000 रुपए पकड़ो, तो आप भी नहीं कर सकते। आपको खुद में जब तक क्रेज नहीं होगा ना, आप नहीं कर सकते हो। तो इंदु, इट वाज एब्सोल्युटली लवली टॉकिंग टू यू। आपने दिल से आंसर्स दिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू वर अनफिल्टर्ड एंड नॉट डिप्लोमेटिक एंड नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, तो मुझे बहुत मजा आया आपका इंटरव्यू लेने में। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल बिल्डर्स के साथ, कस्टमर्स, मेरे साथ भी हुआ है बाय द वे, आई विल शेयर विद यू, धोखे बहुत हो रहे हैं। जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है अभी जयपुर में, एंड मैंने पैसे दिए हुए, ना मुझे पोसेशन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी कंपनी बिक गई है, ये वो है, तो आई विल हैव टू लीगली फाइट। तो आपने कभी किसी को ऐसे हेल्प किया है या फ्यूचर? ये 5-6 इयर्स पहले मैंने जयपुर में टोंक रोड पे इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे भी गए हुए, पोजेशन भी नहीं मिला है, और प्रोजेक्ट तो उन्होंने प्लॉट काटना था, आई थिंक सिर्फ पेरिफेरी की बॉर्डर बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट, और मैंने जाके अभी तक देखा भी नहीं है। बट मेरे पास सारी रिसीट्स हैं, प्रॉपर रिसीट्स हैं, प्रॉपर चेक से पेमेंट्स गई हैं, सारी चेक से पेमेंट्स गई हैं, रजिस्ट्री है, सब पेपर्स आर विद मी, बट द प्रॉपर्टी इज नॉट इन माय हैंड। अभी एक्चुअली क्या है ना, इसका जो बेसिकली
बेसिकली 2016 में ना रेरा आया था। हाँ आई जी। बिलीव या तो आपने Yes. रेरा से पहले प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि जब मैंने रेरा से पहले प्रॉपर्टी, हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि जो रेरा आने से पहले मतलब जब ये अमेंडमेंट्स हुआ था ना रेरा का, क्योंकि पहले आपके जैसे ना बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो उन लोगों के लिए एक एक्ट बनाया गया था दैट इज कॉल्ड है रेरा। रेरा होता है रेरा के बाद तो इट्स बिकम वेरी रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जो हम बिल्डर को पैसा दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में ना जाकर एस्क्रो अकाउंट में जाता है। और आजकल आप देखोगे ना जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या बिल्डर भी जो पैसा लेना स्टार्ट करते हैं ना, वो अपने एस्क्रो अकाउंट में लेते हैं और रेरा आने के बाद लेते हैं। तो रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया अब इन्वेस्टर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रेरा अप्रूव जो ना हो उस प्रोजेक्ट में कोई नहीं इन्वेस्ट बिल्कुल रेरा अप्रूव्ड होता है। रेरा बकायदा उनकी साइट पे आता है, आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हो कितना पर्टिकुलर एरिया है क्या है। रेरा आने के बाद ही होता है और बकायदा जो उनकी पेमेंट जाएगी ना वो एस्क्रो अकाउंट में जाती है। नहीं, जैसे किसी की पेमेंट्स अटक गई हैं, वापस कैसे लेनी है, धोखे हो रहे हैं लोगों के साथ, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? कम्युनिटी को कैसे गिव बैक करने की कोशिश करती हैं अपने business? अमनप्रीत मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया है। Very good, very lucky. बेसिकली गुड़गांव में ना 2-3 ऐसे बिल्डर भी हैं जिनके प्रोजेक्ट पहले स्टक थे, लेकिन अभी उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी ना एक गुड न्यूज आ रही है कि कुछ बड़े डेवलपर ने वो ना टेक ओवर कर लिए हैं। ओके, जो लोग फंसे हुए थे ना उनको कहीं ना उनके कहीं गुड पैसे न्यूज भी relief मिल रही है कि मिलेगी। भाई वो प्रोजेक्ट अब बनाए जाएंगे। हाँ, तो अच्छा, ये वाली very good. न्यूज आ रही है That's मार्केट very में। good. लेट्स सी ये कितना फुलफिल होती है कितना नहीं होती है वो तो टाइम बताएगा, बट ये चीजें हो रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स को ना हमेशा रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में लो। अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो पहले चीजों को देखो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं। अगर किसी को अभी 2024 में प्रॉपर्टी लेनी है तो एक बहुत सही तरीका होता है 2031 का मास्टर प्लान उठा के देखो कि आगे आने वाले टाइम में कहाँ पर डेवलपमेंट्स होनी है, कहाँ पे कौन सा रोड निकल रहा है, कहाँ पे हाईवेज निकल रहे हैं, उस जगह पर इन्वेस्ट करो। अभी जैसे मान लो एयरपोर्ट के नजदीक करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, जैसे नोएडा में मैंने सुना एयरपोर्ट आ रहा है, तो जेवर एयरपोर्ट के आसपास तो में। प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली Exactly. इंक्रीज हो जाती है। एग्जैक्टली। और बीइंग अ रियलिटर मैं यही बोलूंगी जो इन्वेस्टर्स अगर सुन रहे हैं तो कि भाई अपना एक जो रियलिटर है उससे सही तरीके से उससे डील करो जो आपकी डील को आगे कंटिन्यू करे, क्योंकि स्टक आप नहीं होना, पैसा आपका ही लगना है। रियलिटर का कुछ नहीं है, वो आपकी डील करा के भाग जाएगा। तो ऐसे रियलिटर चुनो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सके, क्योंकि पैसा आपका इतना इंपॉर्टेंट है यार, मेहनत की कमाई है बिल्कुल। तो दैट वाज इंदु दहिया एंड शी वाज फैंटास्टिक। क्या अमेजिंग एडवाइसेस दी हैं। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, एंड आई एम समटाइम्स क्लूलेस। मेरे साथ भी धोखा हो चुका है, मैं भी फंस चुकी हूँ। सबके साथ ही होता है, पहले कोई ना कोई फंसा सो हुआ आई ही थिंक द होता है। बेस्ट एडवाइस इज आपको कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए जो रेरा रजिस्टर ना हो। सो थैंक यू सो मच इंदु, इट वाज लवली हैविंग यू। दिस इज योर होस्ट अमनप्रीत वाही साइनिंग ऑफ ऑन येट अनदर हमारा फन फिल एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट ऑन एज टॉक्स। थैंक यू सो मच।